इसमें डॉक्टर जैसे आपने एक सिम्पटम बताया था कि बहुत सारे लोगों को रेक्टम एरिया में खुजली होने लगती है, तो लोग उसको इच करने लगते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम ज़्यादा वर्स हो जाती है, क्योंकि वो फिर कपड़ों में भी लग गए हैं, फिर वो आपके हाथों में भी लग गए। तो क्या ये सारी चीज़ें भी एक बिल्कुल सही कारण बात है, बनाती हैं? क्योंकि जब आप इचिंग करेंगे तो आपके हाथ में कीड़ा आएगा, हुँ, वो दोबारा आपके रीइन्फेक्शन करेगा, दूसरे लोगों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। और बेडिंग भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिस चादर के ऊपर सो रहे हैं, जिस कपड़े के ऊपर सो रहे हैं, उसकी सफाई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो दूसरा बंदा बैठेगा, हाँ। उसको भी इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। नंगे पाँव चलने से भी क्या कीड़े लग सकते हैं अगर मिट्टी पर चल रहे तो? बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी ज़मीन जिस पे हम चल रहे हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है, साफ़ नहीं है, तो हुकवर्म असल में घुसता ही हमारे पैरों के माध्यम से है। अगर हम बेयरफुट घूम रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे पहले से वर्म मौजूद है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से वो स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। तो अगर लिस्ट ऑफ सिम्पटम्स या रेड फ्लैग्स अगर हमें समझने हो कि क्या ऐसे लक्षण देख करके हम दिमाग में एक चीज़ रखें। अगर बार-बार किसी के पेट में दर्द हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति में खाने के बावजूद भी उसकी बॉडी बहुत सही से नहीं बन पा रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ पैदा हो रही हैं, या कभी-कभी अगर बहुत ज़ोर से दर्द हो गया, उनके पेट में अफारा आ गया, गैस पास होनी बंद हो गई, तो वो एक बहुत रेड सिग्नल है जिसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। ख्याल रखना होता है कि खाने-पीने का कोई परहेज़, कोई फास्टिंग जैसे बाकी टेस्ट के नहीं, लिए? ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए। उसके लिए आपको सिंपल एक कंटेनर दिया जाता है जिसमें आपको स्टूल कलेक्ट करके डॉक्टर को देना होता है, जिसकी वो टेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी-कभी, बट वो कॉमन नहीं होता है। फैमिली मेंबर को हुई है ये प्रॉब्लम तो उसके बाद सारे फैमिली वालों को भी आप बोलते कि एक बार आप एक दवाई खा लीजिए, डोज़ ले लीजिए? बेहतर है कि अगर किसी व्यक्ति में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या किसी को एलर्जी है, तो बेहतर है कि हम सभी लोगों को उसकी प्रिवेंटिव डोज़ दे दें। एक बार में एक इंसान को अलग-अलग तरीके के कीड़े भी प्रभावित कर सकते हैं? कई बार हमारे दूसरे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसमें कई बार सांस की दिक्कत होना और दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक, कई लोग कच्चे लहसुन की कली खा लेते हैं, बहुत सारे लोग पंपकिन सीड्स खाते हैं, तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं कीड़ों को एलिमिनेट करने में या बस एक देखिए, वो एलिमिनेट तो फाइट? नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लेना चाहें तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन उससे कीड़े पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे वो संभव नहीं है। क्या आपके पेट में बार-बार दर्द रह रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैस बन रही है और आप इसे नॉर्मल इंडाइजेशन समझ करके इग्नोर कर रहे हैं, तो शायद आप यहाँ गलती कर रहे हैं। हो सकता है आपके पेट में कीड़े लगे हों। अक्सर ये नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि अरे ये तो बच्चों की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। स्टमक वर्म्स जो हैं वो बच्चों से लेकर के अडल्ट्स तक को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर भी आ सकते हैं, जो अक्सर लंबे समय तक इग्नोर होते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है जिससे पेट में कीड़े ना लगे? डिवॉर्मिंग का प्रोसेस क्या है? स्टमक वर्म्स के सिम्पटम्स हम कैसे पहचान सकते हैं और ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है? आज के इस सेशन में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में सही जानकारी और अवेयरनेस जो है वो पहुंचा सके। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि क्या सच में पेट में कीड़े लगने की प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों को ही हो सकती है या बड़े लोगों को भी हो सकती है? नहीं, कीड़े लगने की प्रॉब्लम बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडल्ट में नहीं हो सकती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर वो कारण बड़े में भी प्रेज़ेंट हैं, तो उसमें भी इस किस्म की समस्या हो सकती है। अगर खाना साफ़ नहीं है, हैंड की हाइजीन प्रॉपर नहीं है, अगर हम जो सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो हाइजीनिक नहीं है, तो समस्या बड़े लोगों को भी हो सकती है। हुँ। इसमें जो पेट में कीड़े लगने की प्रॉब्लम है, ये हो क्यों जाती है? क्या है स्टमक वर्म्स, हम कैसे समझें? एक्चुअली कई किस्म के वर्म्स होते हैं, जो हमारे पेट में कई बार पनपने लगते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि अगर हमारी हैंड हाइजीन ठीक नहीं है, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, पानी हाइजीनिक नहीं है, हुँ, या हमारी जो आसपास की हाइजीन मेंटेन करने की टेंडेंसी प्रॉपर नहीं है, तो हमें कई किस्म के वर्म इन्फेस्टेशन हो सकते हैं। ठीक है। जिनमें एक तो राउंड वर्म होता है हुँ। जिसको एस्केरियासिस कहते हैं, उसके अलावा हुक वर्म होता है, पिन वर्म होता है, टेप वर्म होता है। तो ये कई किस्म के वर्म होते हैं जो हमारे पेट को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हीं सारे वर्म्स के टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा ब्रीफ में, जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि राउंड वर्म, क्या होते हैं राउंड वर्म? ये कीड़े कैसे हमारी ओवरऑल बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं? इनके लक्षण हम कैसे पहचानें? जो एस्केरियासिस या राउंड राउंड वर्म होता है, ये बेसिकली अगर हम
अपने खाने के समय से पहले अपने हाथ साफ नहीं करते हैं, मोशन करने के बाद में हाथों की सफाई नहीं करते हैं, या हमारा खाना बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, या पानी की सप्लाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइजीनिक नहीं है, तो इसके अंडे हमारे मुंह से होते हुए पेट में चले जाते हैं, जहाँ पे वो पनपने लगते हैं। इससे हमारे पेट में दर्द हो सकता है, कई बार इवन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर भी पैदा हो सकते हैं, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन इस तरीके की इन केसेस में हो सकती है। जो दूसरे तरीके की वर्म होती है वो हमारी होती है हुक वर्म, जो हम अगर नंगे पैर घूमते हैं कहीं पे ऐसी सरफेस के ऊपर जिसमें उसके वर्म्स या उसके पहले से अंडे प्रेजेंट हैं, तो हमारे पैर के थ्रू हमारे शरीर में जा सकते हैं। वो भी हमारे पेट में दर्द करना, मेल न्यूट्रिशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पिन वर्म होता है जो हमारे कई बार रेक्टल एरिया में ईचिंग पैदा कर देता है, उसके वर्म्स वहाँ पे बेसिकली अंडे ले डाउन करते हैं, तो उससे उस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। टेपवर्म जो होता है वो यूजुअली अनकुक्ड, जो इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड है, जो मांस है, उसके खाने से होता है। उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है और उसमें मेल न्यूट्रिशन और ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मोटा-मोटी 4 ऐसे स्टमक वर्म्स हैं जो ज़्यादातर कॉमन रहते हैं। दैट्स ट्रू। ओके, ठीक है। इसमें जो आपने हमें जितने वर्म्स बताएँ, उनका जो ओवरऑल सिम्पटम्स है, अगर हमें समझना हो, क्योंकि कई बार लोग ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि हमें कौन-सा मतलब स्टमक वर्म हुआ है। तो अगर लिस्ट ऑफ सिम्पटम्स या रेड फ्लैग्स अगर हमें समझने हो कि क्या ऐसे लक्षण देख कर के हम दिमाग में एक चीज़ रखें कि शायद हमारे पेट में कीड़े लगे हैं, एक बार जा कर के हम इवैल्यूएट करा लें। देखिए, कई बार तो जो कीड़े हैं पेट के अंदर वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। अच्छा, बहुत लक्षण सारे रहते हैं। केसेज़ में हाँ। हो सकता है आपको कोई लक्षण ही ना हो। लेकिन अक्सर अगर बार-बार किसी के पेट में दर्द हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति में खाने के बावजूद भी उसकी बॉडी बहुत सही से नहीं बन पा रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ पैदा हो रही हैं, या कभी-कभी अगर बहुत ज़ोर से दर्द हो गया, उनके पेट में अफारा आ गया, गैस पास होनी बंद हो गई, तो वो एक बहुत रेड सिग्नल है जिसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। जो यूजुअली हमारा रिंग वर्म होता है, जो हमारा बेसिकली जो पिन वर्म होता है, वो यूजुअली हमारी समस्या करता है कि कई बार रेक्टल एरिया में ईचिंग होती है। अच्छा। बाकी जो वर्म्स होते हैं उनमें यूजुअली प्रेजेंटेशन पेन के साथ होता है, या डायरिया के साथ होता है, या मेल न्यूट्रिशन के साथ होता है। होता है। तो आपने जो हमें ये लक्षण बताए हैं कि इस तरीके से होंगे, इसमें क्या साइज़ भी डिपेंड करता है या किस तरीके से दिखते हैं ये जो आपने हमें राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म बताए हैं? तो हमें एक बार वो ज़रूर बताइए, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? यूजुअली जो हुक वर्म है उसमें अमूमन प्रेजेंटेशन अनीमिया का होता है, खून की अनीमिया, कमी का खून की होता है। कमी, ठीक है। पेन के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे टेप वर्म है उसमें पेन के सिम्पटम्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं, या जैसे राउंड वर्म में पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है हुँ। कि बाकी वर्म्स में पेन नहीं होगा या इस पर्टिकुलर वैरायटी में ही पेन होगा। अगर हम साइज़ की बात करें तो टेप वर्म काफ़ी बड़े होते हैं, कितने और बड़े हो सकते हैं? वो तो कई मीटर भी हो सकते हैं। पेट के अंदर ही? पेट के अंदर कई बार अगर उनका ध्यान नहीं करेंगे तो बहुत लंबे हो सकते हैं वो। हाँ, हाँ। जो राउंड वर्म्स हैं वो थोड़ा-सा वो भी साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन हुँ। वो मीटर्स में नहीं होते या बहुत ज़्यादा फिट में नहीं होते हैं। बट ये जैसे हुक वर्म है या जो पिन वर्म है, ये साइज़ में छोटे होते हैं। हुँ। लेकिन प्रेजेंटेशन में यूजुअली सभी में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती हो हैं। सकते हैं। मतलब मेरा ये सवाल था कि दिखते कैसे हैं? जैसे नाम है राउंड होम, तो क्या ये गोल होते हैं? टेप में तो वैसा होता है? हाँ, जो टेप वर्म है वो टेप जैसा दिखाई देता है। ठीक है। अगर उसको हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं, हुँ। तो जब उसका आप एनालिसिस करते हैं तो टेप जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम टेप वर्म है। ठीक है। और जो राउंड वर्म है देखने में राउंड नज़र आता है, ठीक है। इसलिए उसको हम हुकवॉर्म? राउंड वर्म कहते हैं। वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स भी हैं कुछ इसके अंदर, हुँ। जिसके बिना पेन के नाम रखे गए हैं। अच्छा, ओके। मतलब वो जिस तरीके से दिखते हैं उस हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा डेंजरस इसमें से कौन-सा वाला कीड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ। बट हाँ, टेप वर्म में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, बट कॉम्प्लिकेशन किसी भी वर्म में हो हो सकते हैं। सकते हैं। अगर ये लक्षण किसी को दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कन्फर्म बता सकता है कि ये पेट में कीड़े की प्रॉब्लम है? क्योंकि अक्सर जो सिम्पटम्स आपने हमें बताए हैं, तो वो इंडाइजेशन रिलेटेड भी होते हैं। बड़ा सिंपल सा है, अगर उसमें हम स्टूल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, स्टूल टेस्ट। हाँ, लैट्रिन का अगर हम टेस्ट करते हुँ। हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं, तो अक्सर आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी किस्म का टेप या वर्म, कौन-सी किस्म की कीटाणु मतलब वर्म से आप इन्फेक्टेड हैं, दैट यू कैन असेस बाय डूइंग अ स्टूल एग्ज़ामिनेशन। और स्टूल एग्ज़ामिनेशन देने से पहले किन्हीं बातों का मतलब ख्याल रखना होता है कि खाने-पीने का कोई परहेज़, कोई फास्टिंग जैसे बाकी टेस्ट के लिए नहीं, करते ऐसा हैं? कुछ नहीं है इसके लिए, उसके लिए आपको सिंपल एक कंटेनर दिया जाता है, ठीक। जिसमें आपको स्टूल कलेक्ट करके हुँ। डॉक्टर को देना होता है, जिसकी वो टेस्टिंग करते हैं।
उसके अलावा बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी-कभी, बट वो कॉमन नहीं होता है। और ये स्टूल टेस्ट में कैसे कंफर्म होता है, मतलब डॉक्टर क्या इवैल्यूएट करके देखते हैं? नेचुरली माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उनके ओवा देखे जाते हैं, उनके सिस्ट देखे जाते हैं, वॉर्म्स को देखा जाता है। तो ये इससे स्टूल में कन्फर्मेशन दिखाई हो देते जाती है। हैं ये जो हाँ जी, स्टूल वॉर्म्स में हैं? दिखाई दे जाते हैं। ओके, मतलब हम नेकेड आई से देख सकते हैं ये स्टर्म जो नेकेड आई से केवल वॉर्म्स हैं? बड़े वाले वॉर्म्स देख सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई निकल रहा है, अगर वो हाँ, किसी कारण से खुद निकला, हाँ, तब उसको आप वॉच कर सकते हैं। कई बार पेशेंट उस प्रेजेंटेशन के साथ भी आता है कि मेरे पेट में केंचुए निकल आए। कई बार अच्छा, उनको लेकर भी आता है डॉक्टर के पास में ओके, पेशेंट। तो चूँकि जब किसी वजह से बाहर निकल जाता है, तब वो स्टूल के माध्यम से हमें दिखाई दे दिखाई जाता है। देता है, बिल्कुल। अगर जैसे कंफर्म हो गया कि इस तरीके के कीड़े हमारे पेट में लगे हुए हैं, लक्षण भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी हमारी इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो एक्चुअली कई सारे वॉर्म्स का जो साइकिल है, वो इंटेस्टाइन के अलावा भी होता है। हुँ, तो जिसकी वजह से कई बार एओसिनोफिलिया होने से सांस की समस्या हो सकती है। कई बार वॉर्म्स भी जो है लंग्स के आसपास भी जाते हैं, वहाँ से भी वो हमारे लंग को अफेक्ट कर सकते हैं और बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं कई बार वो। हुँ, बट अमूमन वो इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। तो मेनली उनका प्रेजेंटेशन इंटेस्टाइन का ही होता है। हर स्टमक वर्म के लिए इलाज ज़रूरी है दवा खाना, या कई बार खुद से भी निकल जाता है? यूजुअली अगर आप दवाई नहीं खाएँगे, तो यूजुअली इनको ख़त्म करना उतना आसान नहीं नहीं होता है। होता है। और इसके अलावा दवाई के साथ-साथ आपको बहुत सारे कुछ प्रिकॉशन रखना भी ज़रूरी है, हुँ, जिससे रीइन्फेक्शन ना हो आपको। दोबारा ना हो। अगर आप एक बार दवाई खा लेते हैं, तो आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि रीइन्फेक्शन नहीं होगा। राइट। हम दवाइयों पर ही आते हैं कि बेसिकली अगर पेट में कीड़े लगे हैं तो इलाज किस तरीके से होता है, वो बताइए हमें? उसके लिए कुछ वर्मीसाइडल्स होती हैं, हुँ, जो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें एल्बेंडाजॉल है, मेबेंडाजॉल है, प्राजिक्विंटल है या पारेंटल पामोएट है, इस किस्म की कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक तो है। डिपेंडिंग ऑन द वर्म इन्फेस्टेशन कि किस तरीके का वर्म इन्फेस्टेशन है, हुँ। उस तरीके से दवाइयों का सिलेक्शन किया जाता है। कितने दिनों तक चलती हैं दवाइयाँ ये? वो डिपेंड करता है कौन-सी वर्म का इन्फेस्टेशन है। हुँ। कभी-कभी हम सिंगल डोज़ भी देते हैं और कभी-कभी हम 2 हफ्ते के बाद में या महीने के बाद में उसको रिपीट भी करते रिपीट हैं। करते हैं। तो दवाइयाँ खा ली तो कंप्लीटली क्योर हो जाता है, वापस आने के चांसेस नहीं, होते हैं? अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, जो मूलभूत कारण हैं जिनकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ, हुँ। अगर आप उनको नहीं सुधारेंगे, तो आपको रीइन्फेक्शन दोबारा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बहुत मेजर नहीं होते, लेकिन हाँ, कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। जैसे? जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो हुँ। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो दवाइयाँ अवॉइड करनी होती हैं। ओके। फिर उसमें कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन है, जिनको आप सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं। हुँ। कुछ लोगों को कभी-कभी एलर्जी भी होती है कुछ दवाइयों से, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होता है, दवाई देते वक़्त। ठीक है। तो ये जो दवाइयाँ लेने का कोई तरीका भी होता है कि किस समय लें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या किसी भी टाइम हम रैंडम नहीं, खा सकते हैं? यूजुअली अलग-अलग किस्म से दवाइयाँ होती हैं, जैसे एल्बेंडाजॉल की अमूमन सिंगल डोज़ दी जाती है। ठीक है। पैरेंटल पामोएट की भी यूजुअली सिंगल डोज़ दी जाती है, ये आम तौर पे शाम को दी जाती है। हुँ। जो मेबेंडाजॉल है, वो दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन-सी दवाई हम चूज़ कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसी के हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। डॉक्टर, लोगों के मन में ऐसा है कि पेट में कीड़े की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी है, तो उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। क्या इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज़ेशन की भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते देखा गया है, हुँ। जिसमें इमरजेंसी ऑपरेशन भी करने पड़ जाते हैं। और उसके अलावा कई बार वर्म्स भी दूसरे अंगों में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती देखी गई हैं, तो उसको हम कभी भी हल्के में नहीं ले नहीं सकते ले हैं। सकते, ठीक। और ख़ास तौर पे मेल न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट इनका साइड इफ़ेक्ट होता है या इनका इफ़ेक्ट होता है, हुँ, हुँ। और उसकी वजह से ग्रोथ का रुकना और कई बार बहुत ज़्यादा किसी एडल्ट आदमी का भी वीक हो जाना कई बार देखा जाता है। देखा जाता तो है, उसको ठीक। हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। इसमें जो आपने दवाइयाँ बोली हैं, तो क्या ऐसा है कि जिस फैमिली मेंबर को हुई है ये प्रॉब्लम, तो उसके बाद सारे फैमिली वालों को भी आप बोलते हैं कि एक बार आप सारी एक दवाई खा लीजिए, डोज़ ले लीजिए? देखिए, जिस व्यक्ति को समस्या हुई है, वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, हुँ। उसी एनवायरनमेंट में बाकी फैमिली मेंबर भी रह रहे रहते होंगे, होंगे। हाँ। तो बेहतर है कि अगर किसी व्यक्ति में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हुँ, जैसे हुँ। मैंने बताया प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या किसी को एलर्जी है, तो बेहतर है कि हम सभी लोगों को उसकी प्रिवेंटिव डोज़ दे दे दें। दें। डीवॉर्मिंग के लिए कुछ ऐसा है जो आप लोग एडवाइस करते हैं कि आपको भले पेट में कीड़े लगे हों, ना लगे हों, साल में 1 बार या 2 बार खुद से ही डीवॉर्मिंग कर लीजिए? ऐसा कोई कंपल्सरी रूल रेगुलेशन नहीं नहीं है, है। हाँ। बट हाँ, जिस एरिया में ज़्यादा ऐसे केसेज़ देखने को मिलते हैं, जिसे कहते हैं ना एंडेमिक ज़ोन है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे इस किस्म की प्रैक्टिसेज़ की जाती हैं, कई बार रिकमेंडेशन किया जाता है। ओके। हमारे पास एक लिस्ट है कारणों की जिसकी वजह से पेट में कीड़े लग सकते हैं। आप प्लीज़ कन्फर्म बताइएगा कि क्या ये एक कारण है पेट में कीड़े लगने की या नहीं? सबसे पहले, अगर कोई कच्चे फल या कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो क्या उससे चांसेस हैं? उससे चांसेस नहीं हैं, लेकिन चांसेस तब हैं कि अगर वो उनको बहुत अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। हुँ।
प्रॉपर्ली धोते नहीं हैं, सही से पील ऑफ नहीं करते हैं, या उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। तब चांसेस हैं। और बहुत ज़्यादा अगर कोई अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना बना रहा होता है, तो जहाँ पे आस-पास बहुत ज़्यादा गंदगी है, मक्खियाँ लग रही हैं, तो क्या ये भी एक चांस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल उससे चांसेस बढ़ जाएँगे, इसलिए आपको खाने को हाइजीनिक तरीके से बनाना है और उसको कंज़्यूम भी हाइजीनिक तरीके से ही करना है। ठीक है। जैसे कोविड में हम लोग जब कोई भी बाहर से चीज़ें मँगाते थे, तो नमक के पानी से अच्छे से साफ़ करते थे। कई लोग सोडा भी मिला करके उसको अच्छे से क्लीन करते थे। ये प्रैक्टिस क्या हमें अभी भी फ़ॉलो करते रहनी चाहिए? अगर आप एंडेमिक ज़ोन में हैं, तो आपको सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ तो आप अच्छे पानी से अगर साफ़ कर लेंगे, ठीक से उसको पील ऑफ कर लेंगे, हुँ। और खरीदारी करते समय अगर आप ये इंश्योर करेंगे कि उस फूड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हुँ, हुँ। तो फिर आपके लिए सफिशिएंट है इतना प्रिकॉशन। आजकल फूड एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है डॉक्टर, फल हो, सब्जियाँ हो या हमारे नॉर्मल खाने वाले अनाज है, इसमें भी बहुत मिलावट होती है। तो क्या ये एक भी कारण या रिस्क बढ़ाते हैं पेट में कीड़े लगने के? नहीं, अगर खाने की क्वालिटी उस हद हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है कि उसमें कीड़े पनपने लगें, हाँ, तो निश्चित रूप से आपका एक्सपोज़र ज़्यादा होगा। ठीक है। पर हाँ, ऑफ़ कोर्स आपको हाइजीन का मेनली ध्यान रखना है। हुँ, हुँ, हुँ। वो हाथों की हाइजीन है, या मोशन करने के बाद में आपको हाथ-पैर सही से साफ़ करने हैं, हाथ हुँ, हुँ। प्रॉपर्ली साफ़ करने हैं, और ये आपको एक हैबिट बनानी है कि जब भी आप खाना खाने जाएँगे, अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ़ करके साफ खाना करेंगे, खाएँगे। बिल्कुल। आजकल लोग फ़ोन लेकर के जाते हैं ज़्यादातर टॉयलेट्स में, बैठे रहते हैं घंटों-घंटों तक, फिर वही फ़ोन हम पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, खाने की टेबल पर भी रख रहे हैं। क्या एक फ़ोन हमारा मीडियम बन सकता है पेट में कीड़े बिल्कुल सही लगने का? बात है, ये आज की तारीख में एक बहुत इम्पोर्टेंट खतरनाक चीज़ है, हुँ। जिससे हर किस्म की इन्फेक्शन फैल सकती है। राइट, तो ये भी एक हमें अवॉइड करना बिल्कुल चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। हैंड हाइजीन या हमारा ओरल हाइजीन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी वजह से कैसे रिस्क पड़ते हैं पेट में कीड़े कीड़े नहीं, लगने निश्चित का? रूप से अगर आपको अपने हाथ को प्रॉपर्ली साफ नहीं करेंगे, खाना खाने से पहले अपने नाखूनों को नहीं काटेंगे, हुँ। खास तौर पे जो हमारा पिनवर्म का इन्फेक्शन है, तो आपको इस किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है। नंगे पाँव चलने से भी क्या कीड़े लग सकते हैं अगर मिट्टी पर चल रहे तो? बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी ज़मीन जिस पे हम चल रहे हैं, हुँ। अगर वो सुरक्षित नहीं है, साफ नहीं है, तो हुकवर्म असल में घुसता ही हमारे पैरों के माध्यम से है। ओके। अगर हम बेयरफुट घूम रहे हैं वहाँ पे, हुँ। जहाँ पे पहले से वर्म मौजूद है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से वो स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। ठीक है। तो हमें ऐसे में ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे जो सतहें जो हुँ, हुँ। हाइजीनिक नहीं है, हुँ, वहाँ पे हुँ। हमें बेयरफुट नहीं चलना है। बिल्कुल। नाखून का कितना रोल है? क्या नाखून के ज़रिए भी कीड़े हो बिल्कुल सकते सही हैं बात है, लगने में? उसमें कई बार उसके अंडे रह सकते हैं, उसमें वर्म्स भी घुस सकते हैं, हुँ, हुँ। तो आपको अपने नाखूनों की सफाई भी समय पे करते रहनी चाहिए और उनके साइज़ को भी छोटा रखना चाहिए। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर जैसे आपने एक सिम्पटम बताया था कि बहुत सारे लोगों को रेक्टम एरिया में खुजली होने लगती है, तो लोग उसको इच करने लगते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम ज़्यादा वर्स हो जाती है, क्योंकि वो फिर कपड़ों में भी लग गए हैं, फिर वो आपके हाथों में भी लग गए। तो क्या ये सारी चीज़ें भी एक बिल्कुल सही कारण बात है, बढ़ाती हैं? क्योंकि जब आप इचिंग करेंगे तो आपके हाथ में कीड़ा आएगा, हुँ। वो दोबारा आपके री-इन्फेक्शन करेगा, दूसरे लोगों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, हुँ। और बेडिंग भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। जिस चादर के ऊपर सो रहे हैं, हुँ। जिस कपड़े के ऊपर सो रहे हैं, उसकी सफाई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो दूसरा बंदा बैठेगा, हाँ, तो उसको भी उससे भी इन्फेक्शन होने कीड़े के लग चांस हो सकते हैं। जाएँगे। हुँ। तो बेडिंग हाइजीन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट आपकी हाथ की हाइजीन है। और ये बच्चों में से क्या एडल्ट्स में भी पास ऑन हो सकता है? क्योंकि अक्सर जैसे आपने कहा बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, तो अगर किसी एक बच्चे को हुआ है तो क्या बाकी फैमिली मेंबर बिल्कुल को भी होने के करा सकते चांसेस हैं? होते हैं, अगर एक व्यक्ति को घर में है, तो हुँ। अक्सर देखा जाता है हाँ, कि उस फैमिली के बाकी लोगों को भी इस किस्म के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। देखने को मिल सकती है। आपने हाइजीन पर ज़्यादातर एम्फेसिस किया है पूरे सेशन में कि खाने के हाइजीन हो, हैंड हाइजीन हो या हमारी ओरल हाइजीन हो। एक बार इसको एक समराइज़ करके बता दीजिए कि पेट में कीड़े लगने की प्रॉब्लम से बचना है, तो क्या-क्या चीज़ें हम फ़ॉलो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारा खाना है, उसको हम बढ़िया से बनाएँ, प्रॉपर तरीके से कुक करें। ठीक है। उसको आधा-अधूरा कुक ना करें, हुँ। और जो भी कंटेंट उसमें हम यूज़ करें, वो हाइजीनिक हों, अच्छे हों। उसके बाद जब हम उसको कुक कर चुके हैं, तो हमारे बर्तन साफ़ होने चाहिए, वो भी हाइजीनिक होने चाहिए। हमारे हाथ जिनसे हम कंज़्यूम करने वाले हैं, वो भी हाइजीनिक होने चाहिए। हमें अपनी ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना है, और जो हमारी सराउंडिंग है, हुँ। वो भी हाइजीनिक होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारी बेडिंग है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर स्पेशली किसी को पिनवर्म जैसा इन्फेक्शन है। और हमें कभी भी किसी भी गंदी सतह पे नंगे पैर नहीं। नहीं जाना चाहिए। हुँ। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर अभी आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं, इसमें डीवॉर्मिंग का क्या रोल है, क्या प्रोसेस है? एक बार वो बता दीजिए कितने दिनों तक पूरा कोर्स चलता है? सो दैट अगर जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है, उनको ये सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो किस डॉक्टर के पास जाकर के ये वाला प्रोसेस करा नहीं, सकते हैं? उसमें मैं सलाह दूँगा कि आप बिना डॉक्टर को मिले इस किस्म की चीज़ें ना करें, ना करें, हाँ। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हुँ, हैं। हुँ। बाकी जहाँ तक एंडेमिक एरियाज़ होते हैं, उसमें कई बार इस किस्म के रिकमेंडेशन होते हैं कि आप
वीकली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे डीवॉर्मिंग करते हैं कुछ लोगों की। जैसे एल्बेंडाजोल देने के बाद में हम क्या करते हैं कि बस उसको 2 हफ्ते के बाद में रिपीट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट दैट ये हमें सब डॉक्टर की सुपरविजन में करनी चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि इन दवाइयों के कई बार बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइज़ का कितना रोल है कीड़ों का? क्या मतलब मिनिमम से मैक्सिमम होंगे तो वो उस तरीके से सिम्पटम्स भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, अगर आपने बिल्कुल लापरवाही करी तो हुँ। कीड़ा निश्चित रूप से पनपेगा आपकी आंतों के अंदर और उसका साइज भी बढ़ जाएगा। हुँ। उससे फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बढ़ जाएंगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया ना कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी आपको। उसमें कई बार सर्जिकल कंडीशन खड़ी हो जाएगी या बिल्कुल इमरजेंसी खड़ी हो जाएगी, तो वो कंडीशन भी पैदा हो सकती है। इसलिए टाइम रहते ही आपको सही तरीके से, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, हाँ। तो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे मिल लेना चाहिए आपको टाइम रहते। इसमें क्या एक बार में एक इंसान को अलग-अलग तरीके के कीड़े भी प्रभावित कर सकते हैं? कभी कभी देखा जाता है, हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली तो एक बार में एक ही तरीके का होता है, लेकिन अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है हाँ। तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हो सकता है और इन इन्फेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। है? मैंने बताया ना कि कई बार आपको मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाँ। बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, और मैंने बताया कई बार ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फीचर भी हो सकते हैं, और कई बार हमारे दूसरे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें कई बार सांस की दिक्कत होना और हो दूसरी सकता है। समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है। तो ये अगर जो कीड़े हैं ये अलग-अलग तरीके से हमें अटैक करते हैं, आपने जो हमें सिम्पटम्स बताए हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें ओवरऑल ये चीज़ जाननी हो कि हम क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, क्या ऐसे कॉज़ेज़ हैं, कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं कि इनमें कीड़े लगने की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, तो वो जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, उनको दिमाग में एक आइडिया रहे कि हाँ, हम रिस्क पर हैं, हम अभी से ही आपने जो प्रिवेंटिव टिप्स बताए हैं वो फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे। जिन लोगों को जो पानी की सप्लाई है वो हाइजीनिक नहीं है, ठीक है। अगर वो लोग जो बेसिकली रोड साइड का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या जिनकी जो रहने की जगह है वो ऐसी जगह है कि जो नाले के किनारे हैं या सड़कों के किनारे है, या जहाँ पे पानी का स्टेग्नेशन हो रहा है या गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम खास तौर पे उस तरीके के फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, चाहे वो कॉस्ट के रीजन की वजह से हो या जिस रीजन से हो, ठीक है। तो उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ एरिया अदरवाइज भी हम उनको, जहाँ पे इन्फेक्शन की तादाद ज़्यादा देखने को मिलती है, उसको हम एंडेमिक जोन कहते हैं। हुँ। वहाँ के जो बासिंदे हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो फिर मैं रिपीट करूँगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम खाने का, फलों का, सब्जियों का, अपने बर्तनों का, अपने रहने की जगह का, अपने कपड़ों का, अपने हाथों का हाइजीन का ध्यान करें, वो बहुत और जो ज़रूरी है। पानी की सप्लाई है उसको इंश्योर करें कि वो अनहाइजीनिक ना हो। ये तो एक देसी तरीका है कि अगर आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है जिसको आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको उबाल लें, हाँ, उबाल के ठंडा कर लें आप उसको। ठीक है। तो दैट ये इज़ अ सिंपल वे, ये किया जा है सकता ना? है। अदरवाइज़ तो आजकल बहुत सारे लोगों के पास आरओ सिस्टम्स हैं, बहुत सारे फ़िल्टरिंग सिस्टम्स हैं जो लोगों में अर्बन एरिया के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप रिमोट एरिया में हैं, तो फिर आपके लिए तरीका ये हो जाता है कि आप पानी को उबाल लीजिए, उबाल के ठंडा कर लीजिए। ये तो कर उसमें जो सकते वर्म्स हैं वो कम से कम वो खत्म हो जाएँगे। हैं, उनके बिल्कुल। वो अंडे हैं जो भी हैं वो खत्म हो जाएँगे इससे। कई बार ना लोग कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, खुद से ही कीड़ों को खत्म करने के लिए। तो हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़ की लिस्ट है, आप प्लीज़ बताइएगा काम करते हैं या नहीं? कई लोग कच्चे लहसुन की कली खा लेते हैं, बहुत सारे लोग पम्पकिन सीड्स खाते हैं। तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं कीड़ों को एलिमिनेट करने में या बस एक देखिए, वो एलिमिनेट तो फायदा? नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप लेना चाहें तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन उससे कीड़े पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएँगे, हुँ, वो संभव नहीं है। नहीं है। उसके लिए जो वर्मीसाइडल मेडिसिन्स हैं, वो हुँ, आपको उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। मेडिसिन्स की आप एक बार हमें फिर से लिस्ट बता दीजिए कि क्या-क्या मेडिसिन्स हो सकती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? और हम चाहेंगे जेनेरिक नेम आप बताएँ और कीड़ों के मतलब ये जो हम लोग कीड़े के लिए ले रहे हैं मेडिसिन्स इनके कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स दिखें तो भी आप एक बार डॉक्टर से जाकर के मिल लें। नहीं, उसमें मैं एक लिस्ट तो आपको बताऊँगा, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कोई भी दवाई सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। जैसे टेपवर्म में यूजुअली प्राजिक्विंटल जैसी दवाई इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी जो दूसरे वर्म्स हैं, उसमें केवल एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, या पायरेंटल पामोएट है। ये मैंने आपको जेनेरिक नेम ही बताया, जो फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशंस है उसी का नाम बताया है। ठीक है। उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये डिस्कशन डॉक्टर का होता है कि किसमें कौन-सी दवाई इस्तेमाल करनी है और कितनी डोज़ में इस्तेमाल करनी देनी है। है तो ठीक उसको सेल्फ मेडिकेशन को मैं एडवाइस नहीं दूँगा हुँ, कि हुँ। आप अपने आप मेडिसिन खानी शुरू कर दें, क्योंकि कई बार उनके बहुत सारे लीथल साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। राइट। डॉक्टर इसमें जो आपने हमें कॉजेज़ बताए, आपने ज़्यादातर हाइजीन और खाने-पीने की बात कही है। क्या पेट्स अगर जिनके घर में होते हैं, उनसे भी कीड़े लग सकते बिल्कुल फैलने का खतरा रहता है, इसलिए अगर आप पेट पालते हैं, हैं? तो आप उनको अपने वेटरनरी डॉक्टर को दिखाते रहें, और उनकी डिवर्मिंग या जो भी प्रोसेस है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। और जब भी आप पेट को रखते हैं तो उसके साथ गंदे हाथ से अपना खाना ना खाएं, उसको उस तरीके सीधे-सीधे शेयर ना करें, उससे भी आपको वॉर्म होने के चांसेस हैं।
और एक चीज़ हम बार-बार छोड़ दे रहे हैं, वो है कि हम जो अगर नॉन-वेज खाते हैं, तो उस जो भी नॉन-वेज फूड है, उसको प्रॉपर्ली कुक करना भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। क्योंकि दैट इज़ द वे हाउ जो हमारा टेपवर्म फैलता है, उसका तरीका वही होता है अच्छा। कि अगर हम बीफ खास तौर पे खा रहे हैं और वो हुँ, प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, तो हुँ, वहाँ से टेपवर्म फैलने की संभावना बनती है। बनती तो है। हमें जो नॉन-वेज फूड है, उसको कुक प्रॉपर तरीके से करके ही खाना है। ठीक है। आपने जो पेट्स का कहा तो इसमें कोई लिस्ट है कि ये पेट्स ज़्यादातर कॉज़ करते हैं स्टमक वर्म्स का या सारे ही एक रिस्क नहीं, पे वो है? किसी भी पेट से आ सकता आ है, सकता है। लेकिन उसमें फिर तरीका ये है कि अगर आपको शौक है पेट रखने का, तो हुँ, उस शौक को प्रॉपर तरीके से करने के लिए अपने पेट का भी ध्यान रखना रखना पड़ेगा, पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है ना? है। उसको वेटरनरी डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर्ली दिखाते रहना पड़ेगा। नॉन-वेज फूड में जो आपने कहा तो क्या सिर्फ़ एक उसी मीट से होता है या बाकी नहीं, नॉन-वेज फूड बाकी भी? मीट से भी हो सकता है, लेकिन बीफ जैसे मीट से ज़्यादा संभावना बनती है थोड़ी। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया डॉक्टर स्टमक वर्म्स को लेकर के, उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है जितना लोग इसको अक्सर समझते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पर ये ज़रूर बता दें कि क्यों लग जाते हैं पेट में कीड़े? अगर लग गए हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको बार-बार पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको एनीमिया हो रहा है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो रही हैं, खाने के बावजूद आपका वज़न घट रहा है, या कई बार कुछ लोगों को भूख भी ज़्यादा लगने लगती है, उसके बावजूद भी आप प्रॉपर्ली हेल्थ मेंटेन नहीं कर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कई बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फीचर बन गए हैं, या इवन आपको कई सारे पल्मोनरी सिम्पटम्स भी हैं, अगर फेफड़े से रिलेटेड सिम्पटम्स भी हैं, हुँ, हुँ। खास तौर पे अगर आपको इओसिनोफिलिया जैसी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, ओके, तो आपको वो कीड़ों के बारे में सोचना ठीक चाहिए। है। जब तक आप ट्रॉपिकल कंट्री में रह रहे हैं, भारत जैसे देश में रह रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती ज़्यादा है। है। अगर ऐसा आपको लगता है, तो आपको सबसे पहले अपने खाने की हाइजीन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हुँ, जो भी खाना खरीदते हैं, जो भी रॉ फूड खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब्ज़ी खरीदते हैं, तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करें कि अच्छी हो। ठीक है। उसके बावजूद भी घर ला कर के उसको बहुत अच्छे से साफ़ करें आप, हुँ, पील ऑफ अच्छे से करें, और खाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर साफ़ करें। धोएँ, वॉशिंग जाने के बाद भी अपने हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। ठीक है। अपने जो कपड़े हैं, जिनके ऊपर सोते हैं, बैठते हैं, उनकी सफाई का भी रोज़ गौर फरमाना ज़रूरी है हुँ, आपके लिए। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो इंश्योर करें कि जो मांस है वो प्रॉपर्ली कुक किया गया है, ठीक है। हाफ़ कुक्ड ना हो। हुँ, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप इस किस्म की समस्या से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे कोई सिम्पटम आपको लगते हैं, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल डिले ना करें। अपने जो डॉक्टर हैं, उससे प्रॉपर्ली मिलें, और जो उनकी एडवाइस है, उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें। कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? अक्सर लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नहीं, अगर एडल्ट है तो नेचुरली आप फिजिशियन के पास जाएँगे, और अगर आप बच्चा है कोई, तो उसको पीडियाट्रिशियन के पास जाना जाना पड़ेगा। चाहिए। तो ओवरऑल मतलब ये जो बीमारी है पेट में कीड़े लगने की, ये कितने दिनों में कंप्लीटली क्योर हो सकती है? और दोबारा रिकरेंस ना हो उसके लिए हम क्या चीज़ें फ़ॉलो करें? देखिए, मैंने बताया ना कि इसके लिए जो डॉक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे उसको रिपीट कब से करेंगे। कब अमूमन से? 2 हफ्ते के बाद में, कभी कुछ महीनों के बाद भी रिपीटिशन किया जाता है दवाइयों का। ठीक है। लेकिन फिर मैं रिपीट करूँगा कि अगेन जब तक आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, बार-बार तो होते आपको रहेंगे। रीइन्फेक्शन होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। ऐसा है कि एक बार अगर कोई राउंडवॉर्म कीड़ा हुआ तो अगली बार वो पिनवर्म, टेपवर्म या हुकवर्म हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, तो आप कोई सा भी इन्फेक्शन एक्वायर कर कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ। बट अगर राउंड वॉर्म था, तो चांसेज़ हैं कि रिकरेंस राउंड वॉर्म की ज़्यादा हो। हुँ, हुँ। बट हाँ, कोई भी दूसरा इन्फेक्शन भी आप कैच कर सकते हैं। ठीक वो है। डिपेंड करता है कि आपकी हाइजीन की कंडीशन क्या है। तो मतलब ओवरऑल जो है हमें अपने हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बिल्कुल सही ज़रूरत है। बात है। वो सही रखेंगे तो बहुत हद तक हम ये वाली प्रॉब्लम से खुद को भी बच्चों को भी बचा कर के रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बच्चों के लिए एक बार ये बताइए डॉक्टर कि क्या उनमें एडल्ट्स के साथ जो सिम्पटम्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं या बच्चों में अलग दिखाई दे बच्चों सकते हैं? में ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम थोड़ी-सी अलग से हो सकती है, क्योंकि एक एडल्ट तो ग्रो कर गया जितना हाँ, ग्रो करना था। हाँ। बच्चे की ग्रोथ हो रही है। तो तो अगर उसमें ओके। डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, कई बार रुक जाएगी ग्रोथ उसकी। हुँ। तो वो अलग से थोड़ा-सा हो जाएगा। ठीक है। और मतलब बच्चे कई बार एडल्ट्स कई को बार हाँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं ये वही सिम्पटम, उनमें एग्ज़ैक्टली हाँ। समस्या ये होती है कि बच्चे इतने समझदार नहीं होते। हुँ, वो अपनी समस्या को रख नहीं पाते नहीं हैं, तो वो भी पाते एक हैं। समस्या हो जाती है बच्चों के हुँ, साथ। क्योंकि एडल्ट्स तो चलो लक्षण बता देंगे, बच्चे बता भी नहीं पाते और कई बार बताते भी तो लोगों को लगता है या पेरेंट्स को कि ये नखरा कर रहा है कि स्कूल नहीं जा रहे सही हैं बात ऐसे है। है, सही तो बात है। बच्चों के लिए एक बार आप हमें बता दीजिए कि एज़ अ पेरेंट वो कौन से सिम्पटम्स अपने बच्चों में वॉच आउट करें देखने के लिए कि उनमें तो कीड़े नहीं लगे हैं? बच्चा देखिए, अगर देखने में पेल लग रहा है, हुँ, खाने के बावजूद उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से भूख बढ़ गई है उसकी, लेकिन फिर भी वो मेल न्यूट्रिशन वाला लग रहा है, बहुत बढ़िया उसकी हेल्थ नहीं लग रही है हाँ, आपको। बच्चा बार-बार पेट पकड़ के बैठ जाता है, हुँ,
बार-बार खुजली करता है अपने रेक्टम के आस-पास, हुँ, हुँ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसको दिक्कत हो सकती है कि वर्म इन्फेस्टेशन हो। एक बार जा कर के वो भी अपने डॉक्टर से बिल्कुल, दिखा डॉक्टर से। सकता है, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की डॉक्टर स्टमक वर्म्स के बारे में, आपने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया, बताया कि क्या है ये दिक्कत, क्यों हो जाती है, टाइप्स ऑफ स्टमक वर्म्स, डीवर्मिंग का प्रोसेस क्या है और सबसे ज़रूरी चीज़ हाइजीन का ध्यान रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम खुद को, अपनी फैमिली को, बच्चों को इन्फेक्शन से बचा कर के रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर हमारे साथ इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में स्टमक वर्म से रिलेटेड कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पर बनाएँ, उसके सजेशंस भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अगला सेशन उसी पर रखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एनबीटी लाइव को। थैंक यू।